सो हेलो गाइस, स्वागत है सबका फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन है, 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। और एक और बात, ये स्टोरी आगे जाके अपने वीर वाली स्टोरी से जुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मल्टीवर्स से जुड़ा हुआ है ये भी स्टोरी और वो भी स्टोरी, दोनों जुड़ जाएगा आगे जाके। तो इस स्टोरी को सुन लेना और सुन के एंजॉय करो, ठीक है। अभी आज की स्टोरी में थोड़ा इन्फॉर्मेशनल चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग ये स्टोरी कल से हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगले एपिसोड से ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो थोड़ा सा इस स्टोरी में मैनेज कर लो, ठीक है। शौर्य क्लास खत्म करने के बाद सीधे अपने टिफिन करने के लिए कैंटीन चला जाता है। कैंटीन में पहुंचने के बाद शौर्य हमेशा की तरह अकेला और उदास होकर कैंटीन जा रहा था। कैंटीन पहुंचने के बाद शौर्य एक अजीब सी टेबल को ढूंढता है जहां पर कभी भी कोई नहीं बैठता था, क्योंकि वहां पर सिर्फ शौर्य बैठा करता था। और शौर्य के साथ जो भी बच्चा गलती से बैठ जाता था लोग उसका मजाक उड़ाते थे। शौर्य अपने उस टेबल पे जाके बैठता है और अपने टिफिन को निकालकर धीरे धीरे उसे खाने लगता है। शौर्य इस बात से भी परेशान था कि आखिर अब शौर्य कल तक कैसे अपने उस बेकार से प्रोजेक्ट को पूरा करे, जिसमें उससे दुनिया भर के मॉन्स्टर्स और उसके शहर में जितने मॉन्स्टर्स थे उनके बारे में लिखना था, और वो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पसंद करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखना था। जिसकी वजह से शौर्य बहुत ज़्यादा परेशान था। उस साक्षी मैम ने जानबूझ के मुझे ऐसा होमवर्क दिया है, जिससे मैं तो क्या, अगर मेरे शहर का कोई भी एक्सपर्ट अगर इस काम के लिए बाहर निकलेगा तो भी उसे 10 दिन तो लग जाएंगे, लेकिन ये काम सिर्फ 1 दिन में, ये तो नामुमकिन है। इसलिए मैं किसकी मदद लूँ? और तो और मुझे कोई जानता भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। हाँ, लगता है सच में अब मेरे स्कूल से जाने का टाइम आ गया है। शौर्य मन ही मन सोचता है और अपने सर पे हाथ रख के और दूसरे हाथ से खाना खाते रहता है। तभी शौर्य को कुछ याद आता है, क्या दीदी मेरी मदद करेगी? लेकिन नहीं 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 नहीं, उन्होंने पहले ही मेरी मदद कर दी है, और तो और मैं उनसे ज़्यादा मदद लेना नहीं चाहता हूँ। शौर्य इस वक्त अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। शौर्य की बहन एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी, और तो और शौर्य के इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रोफेशन है मॉन्स्टर टेमर प्रोफेशन। दूसरा प्रोफेशन है डॉक्टर का प्रोफेशन। डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर डॉक्टर्स सबका इलाज के साथ साथ मॉन्स्टर्स का इलाज भी करना जान चुके हैं, और वो डॉक्टर के साथ साथ साइंटिस्ट भी होते हैं, लेकिन उन्हें सब डॉक्टर ही कहते हैं। वो दो अलग जानवरों के ब्लड को मिलाकर एक हाइब्रिड मॉन्स्टर को क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, और तो और नए नए मॉन्स्टर्स के मिलने के साथ साथ नई नई खोज को भी वो सब अंजाम देते हैं। और तीसरा प्रोफेशन है मॉन्स्टर ट्रेनर प्रोफेशन। इसमें लोग मॉन्स्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं कहीं भी जाने के लिए, कहाँ पे कैसा बिहेव करना है ऐसा। और अगर कोई मॉन्स्टर अभी अभी जन्म लेकर आया है और उससे आसानी से टेम कर लिया गया है, तो फिर उस मॉन्स्टर्स के पास उन मॉन्स्टर्स के पास खुद की फाइटिंग स्किल्स नहीं होती है, जिन्हें मॉन्स्टर ट्रेनर्स उससे लड़ना सिखाते हैं। और गाइस मैं पहले बता देता हूँ, मॉन्स्टर ट्रेनर और मॉन्स्टर टेमर में फ़र्क होता है। मॉन्स्टर टेमर जो होता है वो मॉन्स्टर्स को टेम कर सकता है, उसे पाल सकता है। टेमर मतलब हो गया पालना, ठीक है, वो मॉन्स्टर पालने वाले हो गए, ठीक है, जो कि सबसे हार्ड मिशन है, मतलब सबसे हार्ड प्रोफेशन है इस लोग की दुनिया का, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है मॉन्स्टर ट्रेनर, जो कि ट्रेनिंग देता है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। और डॉक्टर का प्रोफेशन सेकंड नंबर पे है। वैसा शौर्य अच्छे से जानता था कि शौर्य अगर अपनी बहन को लेकर अगर यहाँ आ गया तो उसे आसानी से स्कूल में दोबारा रख लिया जाएगा और उससे कोई भी निकालने की बात नहीं करेगा। शौर्य की बहन के ही वजह से आज शौर्य 4 सालों से इस स्कूल में सर्वाइव कर पाया है, और कोई भी उसे इस स्कूल से निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया है। इसलिए ही टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ थे वो सब ये देख के शॉक्ड रहते थे कि शौर्य आखिर इस स्कूल से निकला क्यों नहीं अभी तक, जबकि उसके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। शौर्य आसानी से अपनी बहन की मदद तो ले सकता है, लेकिन अफसोस शौर्य अपनी बहन से ज़्यादा प्यार नहीं करता है और उससे हमेशा अलग रहता है। इसका रीज़न ये है कि शौर्य की बहन उसकी सौतेली बहन है। शौर्य जब छोटा था तब उसे पता नहीं किसी ने तो कहा था कि उसकी बहन के मॉम की वजह से ही उसके मॉम डैड आज इस दुनिया में नहीं है, और शौर्य उसी इस बात को लेके आज तक अपनी बहन से दूर रहा था। और उसे ये बात थोड़ी सच भी लगती थी, लेकिन क्योंकि उसकी बहन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी इस बात पे थोड़ा रिग्रेट भी करता था। लेकिन क्योंकि
शौर्य बचपन से अपनी बहन से दूर रहने लगा था, इसलिए अब उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी और वो अपनी बहन के साथ हमेशा वैसा ही बिहेव करता था जैसा कि वो बचपन से लेकर आज तक करता आया था। उसकी बहन का नाम अनन्या था और इसलिए शौर्य अगर डॉक्टर अनन्या को यहाँ ले आए, जो कि उसकी बहन ही है, तो शौर्य का सारा काम आसान हो जाएगा और उसे इस स्कूल से निकाला भी नहीं जाएगा। ये बात शौर्य अच्छे से जानता था। लेकिन अगर मैं सच में इस प्रोफेशन में अच्छा नहीं हूँ तो मुझे इस प्रोफेशन में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए। मैं मॉन्स्टर टीमर बनने के लायक नहीं हूँ। शौर्य अपने में ही बड़बड़ाता है। तभी शौर्य जिस टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था उस टेबल पे एक जोरदार हाथ आके लगता है। क्या हुआ बच्चे? आखिर तूने कबूल कर ही लिया कि तू इस प्रोफेशन के लिए लायक ही नहीं है। तू इस प्रोफेशन के लायक नहीं है। बहुत बढ़िया। यहाँ देखो शौर्य क्या बोल रहा है। शौर्य इस प्रोफेशन के लायक नहीं है, इसने खुद अपने मुंह से कबूल किया है। जैसे ही अंश और विक्रम ये बात बोलते हैं, पूरे क्लास में सभी लोग शौर्य को देख के हंसने लगते हैं। शौर्य जो इस वक्त अपना टिफिन खा रहा था, वो अपने टिफिन को लेकर वहां से उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी अंश और विक्रम शौर्य के ठीक सामने आ जाते हैं। क्या बोल रहा था? अगर तू अपनी बहन को लेकर यहाँ आएगा, मैंने तो यही सुना है ना, अगर तू अपनी बहन को यहाँ लेकर आएगा तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, है ना? वैसे हम अपनी बहन से कब बुलवा रहे हो? अंश और गौरव शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, लेकिन शौर्य उनके बातों को इग्नोर करता है और वहां से उन सबको नजरअंदाज करके वहां से जाने लगता है। शौर्य का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद अंश और विक्रम दोनों के चेहरे पे एक नाराजगी झलकने लगती है। विक्रम सीधे शौर्य के आगे जाता है और उसके हाथों में मौजूद उस टिफिन को जोर से हाथ मार के नीचे गिरा देता है। ओ, बच्चे का टिफिन गिर गया। अब बच्चा क्या खाएगा? कोई बात नहीं, नीचे जो गिरा उसे खा लो। वैसे भी खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सिखाया। ओह सॉरी, तुम्हारे तो माँ बाप ही नहीं है। विक्रम जैसे ही ये बात कहता है अपने मुट्ठी को जोर से कसता है और फिर उसे लेकर विक्रम पे अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि शौर्य का मुक्का विक्रम को लग भी पाता, बगल से ही एक बड़ी चोंच वाली चिड़िया उड़ के आती है और शौर्य के मुंह पर उसे चोंच मारने लगती है, जिसके कारण शौर्य का बैलेंस बिगड़ता है और वो मुक्का जो कि विक्रम को लगने वाला था वो मिस हो जाता है। कम ऑन शौर्य, हम मॉन्स्टर टेमर्स हैं। मैंने भले ही कुछ नॉर्मल एनिमल्स को टेम किया है, लेकिन वो मेरे इतने काम तो आ सकते हैं कि वो तुम जैसे बेकार आदमी को हरा सके। इतना कहकर विक्रम शौर्य पे हंसने लगता है। कम उन तीनों की लड़ाई को देखने के बाद सभी लोग चुपचाप उन सब की लड़ाई को देख रहे थे। हे, तुम्हें पता है ये सभी लोग ब्लैक गॉड टीम के मेंबर हैं और उनका लीडर गौरव है। और वो गौरव पता है, एक्चुअली में वो गौरव श्रेया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन क्योंकि शौर्य की बेकार किस्मत, उसका नाम और श्रेया का नाम बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए उन दोनों को साथ बैठना पड़ता है और इससे पूरा स्कूल शौर्य से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। कुछ लोग एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वही तो बात है, गौरव भी शौर्य से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, जो कि गौरव के लिए अच्छी बात नहीं है। वो ऑलरेडी कोई मॉन्स्टर टेमर नहीं बन पा रहा है और तो और अगर गौरव का गुस्सा भी उसे झेलना पड़ गया तब तो उसके लिए परेशानी हो जाएगी इस पूरे स्कूल में। दूसरी तरफ शौर्य अपना होश संभालता है और अपने आप को दोबारा खड़ा कर लेता है ताकि वो उन दोनों को सबक सिखा सके। शौर्य इससे पहले कि आगे बढ़ता है, इतने ही में शौर्य का हाथ कोई पकड़ लेता है और उससे कस के अपने हाथों के साथ लॉक कर लेता है। विक्रम चल मार इसे, देखते हैं आज ये हमारा क्या बिगाड़ता है। हमारे बॉस को तंग करने का अंजाम आज ये भी देखेगा। अंश जोर से शौर्य का हाथ पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से विक्रम आकर शौर्य के पेट पे जोरदार घुसे बरसाने लगता है। वो कभी उसके पेट पे और कभी उसके मुंह पे जोरदार घुसे बरसा रहा था, जिसके कारण शौर्य बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। लेकिन दर्द में चिल्लाने के अलावा भी वो कुछ कर नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ विक्रम करीब 5 मिनट तक शौर्य को मारने के बाद थोड़ा हाँफने लगता है। छोड़ दे से, हो गया हमारा काम, चल, विक्रम अंश को बोलते हुए कहता है और उसके साथ वहां से जाने लगता है। लेकिन शौर्य हल्का सा खड़ा होता है। फिर शौर्य देखता है कि उसके बगल में ही कोई और भी अपना लंच कर रहा है, लेकिन वो इस वक्त रुक के शौर्य को ही देख रहा था। शौर्य उसके तरफ बढ़ता है और फिर शौर्य उसका जूठा टिफिन उठाकर सीधे विक्रम के सर पे दे मारता है। और क्योंकि विक्रम सीधे नॉर्मली चल के जा रहा था, वो भी आगे की तरफ, इसलिए विक्रम को ये घटिया खाना अपने ऊपर आकर गिरते हुए दिखा नहीं था। और जब वो जूठा खाना विक्रम के ऊपर गिरता है, विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है
विक्रम आज के लिए हो गया है, चलो यहाँ से। अंश विक्रम को समझाते हुए कहता है, अगर आज के लिए हो गया होता तो ये अब भी जमीन पर पड़ा होता, लेकिन इसमें तो इतनी हिम्मत है कि ये मुझसे अब भी लड़ना चाहता है। विक्रम तेजी से आगे बढ़ता है और शौर्य के पीठ पे एक जोरदार लात मारता है, लेकिन शौर्य उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके अटैक को डॉज कर पाता। शौर्य तेजी से पीछे की तरफ फेंका जाता है और क्योंकि पीछे बहुत बड़ा दीवार था जिसके कॉर्नर में शौर्य का सर जाके टकरा जाता है और शौर्य के सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इस वक्त शौर्य को देखकर सभी लोग आगे बढ़कर उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि सामने मौजूद शौर्य जिसने ब्लैक गॉड के मेन लीडर को ही बहुत ज्यादा भड़का रखा है, इसलिए कोई भी वहां पर शौर्य की मदद करने आगे नहीं आया था। बाकी लोग को ये थोड़ा अजीब तो लगा था और शौर्य के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो सब कुछ कर नहीं सकते थे। चलो टीचर को कंप्लेन कर देते हैं, वरना शौर्य का खून बहुत ज्यादा बह रहा है। कुछ लोग एक दूसरे में कहते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो सब जब उस कैंटीन से बाहर निकल रहे थे, गौरव सीधे गेट पे जाके खड़ा हो जाता है और उन सबको गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। क्या तुम्हें भी हमारे गुस्से का शिकार होना है? बाहर में जाओ। अगर कोई भी मेरी कंप्लेन करने के लिए बाहर गया या फिर हमारे स्कूल के हॉस्टल या फिर हमारे स्कूल के हॉस्पिटल में गया शौर्य की मदद को लेने के लिए, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शौर्य के बदले तुम सभी वहीं पड़े हुए रहोगे जैसे शौर्य वहां पड़ा हुआ है, समझे? विक्रम गुस्से भरी आवाज में सबको देखते हुए कहता है। बदले में सभी लोग कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और विक्रम की धमकी काम भी कर गई थी। कोई भी शौर्य के लिए मदद लेके नहीं आया था। शौर्य करीब 1 घंटे तक इंतजार करता है कि उसके लिए कोई मदद आएगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं आया था। इस वक्त शौर्य अपने टी शर्ट से ही अपने खून को रोके हुआ था अपने सर पे लगा के, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था, जिसके कारण शौर्य को हिम्मत करके उठना पड़ा था। क्योंकि शौर्य का बहुत ज्यादा खून बह गया था, इसलिए शौर्य को कमजोरी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। शौर्य जैसे तैसे चलते हुए स्कूल के हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां पर अभी लाइट जल रही थी, जिसे देखकर शौर्य थोड़ा खुश होता है और थोड़ी स्पीड बढ़ाकर जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। शौर्य हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, जो कि उसके स्कूल में ही मौजूद था, शौर्य हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाने के बाद और उसे खोलने के बाद वहीं बेहोश हो जाता है और शौर्य को कुछ भी नहीं दिखाता कि उसके आगे कोई मौजूद है भी या नहीं। दूसरी तरफ एक बड़े से अंडरग्राउंड रिसर्च सेंटर में बहुत सारे डॉक्टर इस वक्त खड़े होकर एक डेड बॉडी को देख रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह काम कर जाएगा? एक आदमी जिसने कि एक डॉक्टर का कोट पहन रखा था, उसका नाम संजीव रंजन था और वो इस वक्त अनन्या की तरफ देखकर ये सारी चीजें बोल रहा था। डॉक्टर संजीव, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीक्रेट मिशन पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हमारा ये मिशन 8 सालों से चल रहा है और हमारे इस मिशन का नाम मिशन दिव्य पत्थर है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने इस मिशन का नाम दिव्य पत्थर क्यों रखा। इसके बाद अनन्या और डॉक्टर संजीव के नज़रों में कुछ 8 साल पुरानी बातें आने लगती हैं। इस वक्त धरती ग्रह के ऊपर से एक एस्टेरॉइड तेजी से बढ़ रहा था और वो सीधे लोअर क्लास के शहर में जहां पर संजीव, अनन्या, शौर्य रहते हैं, उसी शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आके गिरता है। और क्योंकि वहां पर सिर्फ लोअर क्लास के लोग रहते थे, इसलिए वहां पर उस जगह पे डॉक्टर्स ने कब्जा कर लिया और उस अजीब से स्टोन पे रिसर्च करने लगे, जो कि उस एस्टेरॉइड के साथ वहां आया था। किसी को भी नहीं पता था कि वो स्टोन क्या है, लेकिन समय के साथ साथ उन डॉक्टर्स ने उस पर रिसर्च करके और खासकर डॉक्टर अनन्या और उनके सीनियर डॉक्टर संजीव ने करीब 4 साल मेहनत करने के बाद इस रिसर्च में ये पता किया कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। ये पत्थर किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है और अगर ये खोज पूरी हो गई तो उनका ये छोटा सा शहर, जो कि लोअर क्लास सिटीज में आता है, वो हायर क्लास में आसानी से चला जाएगा और उनकी ये खोज पूरी दुनिया को हिला कर रख सकती है, जिससे हायर क्लास सिटीज वाले उन सबको बहुत बड़े बड़े ऑफर देंगे और डॉक्टर संजीव और डॉक्टर अनन्या दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर संजीव अपनी सोच में खोए हुए थे इतने ही में, और डॉक्टर, हम तैयार हैं। उन सब का जूनियर डॉक्टर अनिकेत आगे आता है और उन सबको ये कह देता है कि वो सब रेडी है। ठीक है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। अगर इस बार ये कामयाब नहीं हुआ तो हमें फिर से पूरी मेहनत दोबारा से करनी होगी। इतना कहकर
अनन्या और डॉक्टर संजीव दोनों एक लंबी लंबी सांस लेते हैं और फिर उस पत्थर को, जो कि एक अजीब से शीशे के दरवाजे के पीछे बंद था, उसके अंदर एक डेड बॉडी को धीरे से भेजते हैं। और उसके बाद डॉक्टर अनिकेत एक अजीब सा सूट पहन के, जो कि पूरी तरीके से आयरन से बना हुआ था और वो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा था, और उसे देख के कोई ये भी कह सकता था कि उस पर अगर कोई हमला करेगा भी तो डॉक्टर अनिकेत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला। इस बात के लिए सभी श्योर थे। डॉक्टर अनिकेत आगे बढ़ते हैं और फिर उस स्टोन को उठाकर उस डेड बॉडी के सर के ऊपर रख देते हैं। डॉक्टर अनिकेत जैसा ऐसा करते हैं, जैसे ही ऐसे करते हैं वो स्टोन गोल्डन रंग से शाइन करने लगता है और फिर वो स्टोन उस डेड बॉडी के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद उस डेड बॉडी की आंखें खुलती हैं और वो अपने जगह पे बैठ जाता है, वो भी उठ के। ये काम तो किया है, लेकिन क्या इसने पूरा काम किया? डॉक्टर संजीव खुद से ही बड़बड़ाते हैं, लेकिन उनकी नज़रें इस वक्त उसी डेड बॉडी पे थी। कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम लोग। तुम सबको मैं इतने समय से समझा रहा हूँ कि कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। वो डेड बॉडी उठकर उन डॉक्टर्स को डांटने लगता है, जिसकी वजह से उन डॉक्टर्स का दिमाग खराब हो जाता है। इस बार भी फेल हो गया। नहीं, डॉक्टर संजीव जोर से चिल्लाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कभी इस मिशन में सफल हो पाओगे? तुम बेवकूफ़ हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम एक इंसान हो जो कि कुदरत के नियमों के साथ खेलने के बारे में सोच रहा है, और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वैसे तुम मुझे नई नई बॉडीज ला के दे रहे हो और इन सारी बॉडीज के अंदर जान नहीं है, इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इतना कहकर वो स्टोन उस डेड बॉडी से तेजी से बाहर निकलता है और उस डेड बॉडी को पीछे फेंक देता है। वो डेड बॉडी सीधे पीछे जाकर शीशे से टकराती है, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग शीशा भी, जो कि किसी के स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हमलों को भी झेल सकता है, उसमें भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी डॉक्टर पल के लिए हैरान हो जाते हैं और वो पीछे होने लगते हैं। अजीब बात है, ये स्टोन पहले तो ऐसा नहीं था और अब तो ये स्टोन खुद से बात भी कर पा रहा है। डॉक्टर संजीव उस स्टोन को हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहते हैं। उसके बाद उस स्टोन के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगती है और वो स्टोन इस वक्त अनन्या को घूरे जा रहा था। उसके बाद डॉक्टर संजीव उस पूरे एरिया को बंद करने का और सील करने का ऑर्डर दे देते हैं। उनके इतना कहते ही वो अजीब सी ग्लास से बनी हुई दीवार के चारों बगल एक बड़े बड़े मेटल रॉड्स आने लगते हैं और फिर मेटल रॉड्स के ऊपर से एक बड़े से आयरन डोर ऊपर से नीचे आती है और पूरी जगह को ढक लेती है। कुछ देर बाद डॉक्टर अनिकेत जो अंदर में थे वो भी बाहर आते हैं और फिर आराम से और अपने को क्वारंटाइन करने के बाद वो वहाँ से निकल के डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर संजीव के पास आ जाते हैं। डॉक्टर अनिकेत, आप तो वहीं थे ना? उस स्टोन ने चमकने के बाद क्या किया था? डॉक्टर संजीव अनिकेत को देखते हुए कहते हैं, सर ज़्यादा कुछ नहीं, वो चमकने के बाद वापस नॉर्मल हो गया और वहीं गिर गया, इसलिए मैंने उसे उसके जगह पर रख दिया और मैं वापस आ गया। डॉक्टर अनिकेत डॉक्टर संजीव से कहते हैं, ठीक है, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। डॉक्टर अनन्या, आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए सड़क पे आपके लिए भीड़ रहती है हमेशा, तो अच्छा यही होगा कि आप डॉक्टर अनिकेत के साथ घर चले जाएं, ये आपको घर ड्रॉप कर देंगे। डॉक्टर संजीव डॉक्टर अनिकेत को देखते हुए कहते हैं, जी सर, जैसा आप कहें। उसके बाद डॉक्टर अनिकेत डॉक्टर अनन्या को लेकर सीधे उसके घर पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है और अनन्या सुबह उठकर जैसे ही रूम से बाहर निकलती है, उससे डॉक्टर अनिकेत अपने गेट पे खड़े मिलते हैं, वो भी उसी हालत में जिस हालत में वो उसे लेकर यहाँ आए थे। डॉक्टर अनिकेत, आप इतनी जल्दी आ गए? डॉक्टर अनन्या डॉक्टर अनिकेत को देखकर ये तो समझ चुकी थी कि ये रात भर यहीं खड़ा था, लेकिन क्यों? वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैं आपको लेने आया हूँ, दोबारा वापस चल रहा है ना? डॉक्टर अनिकेत डॉक्टर अनन्या से कहते हैं, ठीक है, चलते हैं। उसके बाद अनन्या फ्रेश होने के बाद डॉक्टर अनिकेत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर अनन्या डॉक्टर अनिकेत के आगे आगे चल रही थी और इस वक्त डॉक्टर अनिकेत का चेहरा देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। डॉक्टर अनिकेत की आंखें पूरी तरीके से खाली थी, उसमें काली पुतलियाँ नहीं बल्कि उसकी पूरी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और वो इस वक्त डॉक्टर अनन्या को अजीब भरी नज़रों से देख रहा था। तुम ही हो मेरे होस्ट बनने के लायक, वो स्टोन अनन्या को देखते हुए कहता, अगर मैं तुम्हें हासिल कर लूँ तो मुझे मेरी शक्तियाँ भी वापस मिल जाएंगी।
मुझे जल्दी से इस यूनिवर्स से निकलना होगा, वरना वहां पर डॉक्टर अनिकेत जो कि अनन्या को देख के स्माइल कर रहे थे वो मनी मन सोचते हुए कहते हैं। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर अनिकेत उस चमक के कारण, जब वो स्टोन बहुत ज़्यादा चमक रहा था तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली थी तो वो स्टोन डॉक्टर अनिकेत के ही जैसा बनकर उनके सामने खड़ा हो गया था और वो उन पर अटैक कर चुका था। डॉक्टर अनिकेत की बॉडी अभी भी उसी बंकर में मौजूद थी और ये असल में वही एक स्टोन था जो कि डॉक्टर अनिकेत की जैसा बनकर यहाँ आ गया था। असल में इतने समय से ये सारे डॉक्टर्स जो उस स्टोन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट करने के लिए बार बार एक डेड बॉडीज उस स्टोन को दी जा रही थी, वो स्टोन उन्हीं सारी डेड बॉडीज के अंदर के बाकी बचे हुए प्रोटीन्स को अपने अंदर कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि जब ये स्टोन यहाँ आया था तब ये स्टोन हिलने डुलने की हालत में भी नहीं था और उसके अंदर उतनी ताकत नहीं थी। और उस स्टोन को इतने सालों में उन डॉक्टर्स का रूटीन अच्छे से याद हो गया था। इस बार जब वो डोर बंद हुआ है जहाँ पर वो स्टोन बंद रहता था, इसका मतलब अब वो सील किया हुआ डोर अब करीब 2 दिन बाद ही खुलेगा और 2 दिन में मैं अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊँगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक बार मैं अपने बचे हुए हिस्से दोबारा हासिल कर लूँ, उसके बाद तुम नहीं बचोगे। इसके बाद वो स्टोन जो कि अनिकेत की बॉडी जैसा दिख रहा था वो ऊपर देख के हंसने लगता है